हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का पढ़ेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही आप लोग को प्रैक्टिकल चीज़ें इससे समझ आएंगी। ठीक है, तो मैं चलिए। सबसे पहले आप सभी स्कूल जाते हैं या आप सभी ने कभी क्लास देखा होगा। तो क्लास में क्या होता है कि एक टीचर होता है। ये आपका हो गया टीचर, और ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, क्लासरूम हो गया। इसमें बड़े सारे इधर बच्चे हो गए, अलग अलग ये सारे बच्चे हो गए। अब जब यहाँ पे क्लास में क्या होता है, मान लेते हैं टीचर का मन होता है। इस टीचर का मन है कि इसको क्लास में क्या चुनना है, मॉनिटर चुनना है। क्या चुनना है? मॉनिटर। मॉनिटर के लिए इसने ए को, बी को और सी को तैयार किया, खड़ा किया आप लोग के सामने, और आप सभी लोगों पे उसने छोड़ दिया कि भाई आप सभी का डिसीजन होगा कि आपको कौन मॉनिटर कौन चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए या सी चाहिए। अब मैडम ने बोला आप लोगों को कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स में ये 3 बने हुए हैं, 1 2 3। तो जिसको ए, बी और सी, जिसको ए को जिताना है वो इसमें पर्ची डालेगा, जिसको बी को जिताना है ये इसमें पर्ची डालेगा, जिसको सी को जिताना है वो इसमें पर्ची डालेगा। सारे बच्चे यहाँ से आते हैं और वो अलग अलग को वोटिंग करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग में पर्ची डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ए, बी और सी को बाद में पता चलता है। मान लेते हैं क्लास में कितने बच्चे थे, 50। ए को मिलते हैं, अब आते हैं ए को कितने वोट मिले, तो ए को मिलते हैं, मान लो ए को मिलते हैं 16 वोट, बी को मिलते हैं 18 वोट। कितना हो गया? और जो रिमेनिंग वोट है, यानी ये हो गया 20, 10 30 34, रिमेनिंग कितने हो गए? 6 हो गए। तो रिमेनिंग हो गए ये 6, ऐसे 16 वोट रिमेनिंग को सी को हो गए। ठीक है, अब इस हिसाब से बताओ मॉनिटर कौन बनना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मॉनिटर कौन बना? बी, क्योंकि जीता कौन? बी जीता, है ना। कौन जीता? बी जीता। तो अब यहाँ पे जीता कौन? हमारा ये बी साहब जी जीत गए हैं। विनर कौन है? बी। तो ये जो बी साहब जीते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बी कौन हो जाएंगे? मॉनिटर कौन हो जाएंगे? यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, मॉनिटर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। जो आप ये एक एक करके पर्ची डालने आ रहे थे ना यहाँ पे, ये जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्शन। यानी कि आप क्या कर रहे थे? आप बेसिकली चुन रहे थे, आप चुनाव कर रहे थे कि मॉनिटर कौन बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्शन। और हिंदी में क्या कहेंगे इसी को? चुनाव। ठीक है, ये जो यहाँ बंदा जीत कर आया, ये जो बंदा यहाँ पर जीत कर आया, बी यहाँ पर जीता, ये बी क्या है? ये जो बी है ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव। क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स आपका क्या है? ये प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव ये क्या काम करेगा? आपको कोई यहाँ पे जो समस्या उत्पन्न होगी, यहाँ जो आपको कोई समस्या प्रॉब्लम होगी क्लास में, तो ये आपकी बात यहाँ से कहाँ तक पहुँचाएगा? ये मैडम तक पहुँचाएगा। ये हमारी टीचर थी, मैडम तक पहुँचाएगा। ये
सो ये बंदा आप सबकी तरफ से मैडम तक आपकी बात पहुंचाएगा, तो इसी को कहते हैं आपका प्रतिनिधि हुआ, ये रिप्रेजेंटेटिव हुआ। ठीक है। आपने जो पर्चियाँ डाली थी ए में, बी में, सी में, जो आपने पर्चियाँ डाली थी, इस पर्चियों को क्या, ये जो आपने प्रक्रिया की थी पर्ची डाल के किसी को चुनने की, बताने की, अपनी इच्छा जाहिर करने की कि मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इसको बोलते हैं चुनावी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? चुनावी प्रक्रिया। ठीक है। इलेक्शन सिस्टम हो गया ये हमारा। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे। सो ये नोट्स है, नोट्स का लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो शुरू करते हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है, चुनाव और लोकतंत्र में क्या रिश्ता होता है। कैन डेमोक्रेसी एग्जिस्ट विदाउट इलेक्शन, क्या डेमोक्रेसी बिना चुनाव के रह सकता है, मतलब अगर चुनाव ना भी हो तो भी क्या उस देश में डेमोक्रेसी कहेंगे कि हाँ वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो किसी भी देश को लोकतांत्रिक होने के लिए वहाँ पे चुनाव का होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा तो लोग अपनी इच्छा से चीज़ें वहाँ नहीं भेजेंगे, और जब लोग अपनी इच्छा से चीज़ें वहाँ पे नहीं भेजेंगे तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे रही? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र, है ना, लोगों का शासन। तो जब लोग चुन के जा ही नहीं रहे हों लोग, या लोगों के द्वारा प्रतिनिधि वहाँ भेजे नहीं जा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या रह गया डेमोक्रेसी का? तो इसीलिए डेमोक्रेसी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट इलेक्शन। सो हम कह सकते हैं, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया था आपको, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, जो डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी है तो मतलब इलेक्शन है, तो उसमें हम उसकी परिभाषा निकाल सकते हैं जो मैंने अभी आप लोग को बताया था। उसमें हम क्या करेंगे, उसकी परिभाषा बताते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो इलेक्शन क्या हो गया? एक तरीका हो गया किस चीज़ का? प्रतिनिधि को चुनने का। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी इलेक्शन हो सकता है? तो हाँ जी, वहाँ पे भी इलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे को क्या कहेंगे? लेकिन वहाँ पर क्या होगा? फ्री एंड फेयर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब मान लो कहीं कोई एक ही पार्टी है किसी देश में, वहाँ पे लोग उसको चुनने के लिए जाएंगे, तो उनके पास ऑप्शन थोड़ी है कि वो ए, बी और सी में से किसी को चुनेंगे। तो जो है सो वही है, उसको चुनना है। तो ऐसे कुछ स्वतंत्र और निष्पक्ष वहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इलेक्शन हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता है उसको क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई एक योग्यता चाहिए होती है, कोई ना कोई एक नियम चाहिए होता है। तो अब हम वो सब नियम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में इलेक्शन कराने के, या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन होने के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कानून है, मतदान कैसे होती है, गिनतियाँ कैसे होती है, उसकी देख रेख कौन करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ऑल आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये छोटी सी बात समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे सिटीजन जो है, नागरिक जो है, निर्णय लेने में, शासन में प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डे टू डे डिसीजन में क्या करेगा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे ये पुराने ज़माने में जो ग्रीक वगैरह हुई करती थी सिटी, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज के ज़माने में थोड़ा सा ग्राम सभा को कहा जा सकता है कि वो एक तरीके का, पूरी तरह तो नहीं बट हाँ वो एक तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर है। क्योंकि ग्राम सभा में क्या होता है, बहुत सारे गांव होते हैं, गांव का अपनी एक सभा होती है और लोग, सारे गांव के लोग वहाँ पे आपस में मिलजुल के कोई फैसला लेते हैं, तो वो कह सकते हैं हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हर एक पर्सन इंडिविजुअली मिल के वहाँ पे एक निर्णय ले पा रहा है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट में अब है कि डायरेक्ट की क्या क्या सीमाएं हैं। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात कि जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, लाख करोड़, है ना, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो इतने सारे लोग एक साथ तो बैठ के एक कमरे में या एक जगह पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा
पॉपुलेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में, इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि सारे के सारे लोग जो क्या है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने अभी आपको मॉनिटर वाला समझाया था, तो उसमें क्या था कि इनडायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं परोक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि उनके बिहाफ पर क्या लेता है, डिसीजन लेता है, उनकी तरफ से क्या लेगा, निर्णय लेगा। आपने जो मॉनिटर चुना था क्लास में, वो आपकी तरफ से क्या होगा, आप उसको बताओगे ऐसे ही समस्या, बात आगे रखिएगा और फिर एक डिसीजन लिया जाएगा आप सभी के उसमें। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया में और बहुत सारी जगह, ज़्यादातर जगह वही यही चलता है, जो भी बड़े बड़े देश होते हैं। अब है कि सिटीज़न का क्या रोल आता है डेमोक्रेसी में या इलेक्शन में। तो सिटीज़न, ये जो अभी हमने बातें करी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें सिटीज़न का क्या रोल है। तो सिटीज़न जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, सबसे बड़ी बात है ना, कि कोई भी नीतिगत निर्णय में, कोई भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में क्या है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है। और तो इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, इलेक्शन के थ्रू होता है, जहाँ पे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं सब। तो आप यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन का महत्व क्या है, चुनाव का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला, चुनाव प्रतिनिधि को चुनने के लिए। और दूसरा, किसी भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना इलेक्शन के इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल ही नहीं है। परोक्ष लोकतंत्र बिना इलेक्शन के पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। सो अब आते हैं कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम कैसा है। तो हमारे यहाँ पे जो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। यानी हिंदी में जो आगे वही, जो सबसे आगे वही जीतेगा। ये एक बहुलवादी व्यवस्था है। आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आपने जैसे ये देखा है, ठीक है, ये एक इलेक्शन हुआ था 1984 में, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और इस इलेक्शन में क्या हुआ था कि जो भी मेजर पार्टीज क्या थी, कांग्रेस जो है वो इसमें जीती थी। वो 48% वोट लेकर आई थी और सीट वो 415 उसको मिले थे। ठीक है। तो आइए अब इस सिस्टम को मैं आप लोग को समझाता हूँ। सो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं, अभी जो आपको मैंने बताया था, ए, बी और सी। ए को मिले थे, ए को मिले थे 16, बी को मिले थे 18, सी को भी मिले थे 16। ठीक है। टोटल वोट कितने थे यहाँ पे, 50 थे। इसमें कौन जीत गया था, बी जीत गया था, है ना। बी जीता था इसमें। बी कैसे जीता, क्योंकि इसके क्या थे, सबसे ज़्यादा वोट थे। यानी जो तीनों में से जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आया वो जीत गया। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा, जो सबसे ज़्यादा, जिसको जनता सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी, है ना, वो क्या होगा, वो जीत जाएगा। ठीक है। तो जैसे बी जो है वो अपनी क्लास में मॉनिटर बन गया, तीनों में से बी जो है वो जीत गया था, है ना। तो इन दिस वे बी जो है वो, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब देखो इसमें एक वर्ड क्या लिखा हुआ है कि ये क्या बताता है, ये आपको बताता है प्लूरिटी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलवादी व्यवस्था। बहुलवादी मतलब जो सबसे ज़्यादा संख्या वाला व्यक्ति है वो जीत जाएगा, सीधा और सिंपल। ठीक है। और कैसे होता है, ये देखो, जैसे ये होता है ऐसे है कि हमारा ये भारत जो देश है, ये 543 समझ लो पार्ट्स में बांटा गया है। 543 पार्ट्स में बांट किया गया है इसको। ये कैसे पार्ट्स हैं, ये ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं, अलग अलग ऐसे 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 पार्ट्स हैं। स्टेट वाइज सारे बांटे गए हैं ये। जैसे यहाँ पे अगर यूपी है पूरा, तो यूपी में अलग ऐसे पार्ट्स हैं, है ना। तो यूपी में के अलग पार्ट्स हैं। तो ये जो 543 पार्ट्स है, ये 543
पार्ट्स के लिए 543 मेंबर चाहिए, या क्या चाहिए, 543 रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। ठीक है, इस प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए इस 543 जगहों पे क्या होती है, वोटिंग होती है। इस वोटिंग में लोग जो हैं वो अपने अपने लोगों को वोट करते हैं कि कौन किसको सपोर्ट करता है, उस हिसाब से किसको चुनना है, किसको चुनाव में जिताना है, इसको वोट करते हैं। और जब इस वोटिंग में जो पर्सन के पास सबसे ज़्यादा संख्या होगी, क्या होगी, सबसे ज़्यादा संख्या, जैसे यहाँ पे बी के पास सबसे ज़्यादा संख्या है तो ये बी जो है वो जीत गया। तो इसी तरह जिसके पास सबसे ज़्यादा संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। सो एक कैंडिडेट जो होगा, एक ही कैंडिडेट हर एक कंस्टिट्यूएंसी से जीतता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही कैंडिडेट एक कंस्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र है ना, तो एक एक ही कैंडिडेट एक जीतेगा। उन तीनों में से सिर्फ बी था, वो बना था क्लास का मॉनिटर, तो उसी तरह एक ही पर्सन जो है वो जीतेगा। कैंडिडेट जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जाएंगे वो जीत जाएगा, जैसे बी को 18 मिले थे तो वो जीत गया था। इफ़ दे डोंट गेट मोर देन 50%, कब, अगर उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको टोटल, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 50 सीट है, तो ये ज़रूरी नहीं था कि ये जो 50 है तो कोई 26 लाएगा तभी जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा, ऐसा नहीं है। 50 में से जो सबसे ज़्यादा ले आया वो जीत गया, बस ये वाली बात हो रही है। तो 18 वाला ज़्यादा था बाकी दोनों से, तो 18 वाला जीत गया था। जैसे 1984 में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस को कितने मिले थे, 48% वोट मिले थे, लेकिन वो 80% ऑफ द सीट लोकसभा में लेकर आई थी। ये देखिए, ये 48% वोट है लेकिन सीटें कितनी आ गई थी, 415 सीटें आई थी। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था इसके कारण, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई 50% वोट लाएगा तभी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता सपोर्ट करेगी किसी क्षेत्र की तब वो जीतेगा का मतलब नहीं है। मतलब ये कि जो जनता सपोर्ट कर रही है उसमें से ज़्यादा जनता किसको सपोर्ट कर रही है वो जीतेगा। इस बात को दोनों को ध्यान से समझिए। देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। एक है 50 में से 26 लाएगा कोई तभी जीतेगा, और एक है 50 सीट है, ये 50 वोटिंग है, 50 में से जो ज़्यादा जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा। तो दोनों बात में अंतर है। इसमें क्या रहता कि अगर मैं ये वाला प्रक्रिया की बात करूँ, अगर मैं 26 वाली प्रक्रिया की बात करूँ तो इसका सिस्टम अलग है। इसमें है कि अगर कोई इससे कम लाएगा तो उसको हम जीत घोषित नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरा सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसकी हम अभी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि नंबर्स में जो नंबर जिसको मिल रहा है उस नंबर्स में जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लिया है, जैसे बी जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ले आया तो बी जो है वो जीत गया। इसमें बस इतना सा है, ठीक है। इस वजह से चाहे वोट परसेंटेज चाहे कम हो जाए लेकिन सीटें फिर भी ज़्यादा आ सकती हैं। आगे चलते हैं। अब है दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसको मैं अलग क्लास में एक में समझाऊंगा ये क्या होता है नहीं होता है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। इसका डिफरेंसेस भी तभी बताऊंगा क्या है नहीं है, सब बताऊंगा। अभी सवाल उठता है कि इंडिया ने ये क्यों फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया। इंडिया ने फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी था, है ना। इसमें इतना कैलकुलेशन, इतना ना ज़्यादा टाइम लगना है, ये इजी था ना। ये जो भाई बहुत सिंपल है, 3 लोग खड़े हुए, 50 लोग हैं वोटिंग करने वाले, कितना आसान है। जिसको ज़्यादा मिल गया वो जीत गया, बहुत सिंपल। तो इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से जो है वो इसको रखा गया था इंडिया के लिए। आगे है क्या कि ये स्टेबल गवर्नमेंट भी बनाता है, यानी कि स्थिर सरकार का गठन को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जो जाता जीता वो जीत गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं करेगा कि भाई तुम कैसे बैठ गए, सिंपल सी बात है, उसको ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया तो जीत गया। आगे चलते हैं। वोटर्स नो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है इसमें, मतदाता विशिष्ट। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब 1 2 3 है तो उसमें वोटर्स जो है वो जान रहे होते हैं कौन कौन खड़ा हुआ है। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल था इसमें पता था ना कि ये जो ABC है ये खड़ा हुआ है, ये लोगों को पता था, इन 50 लोगों को, कि A, B और C जो है वो मॉनिटर बनने के लिए खड़ा है और उन्हीं में लोगों को चुनना है। तो ये वो बहुत अच्छी जानकारी इसमें होती है। फिर PR माइट लेड टू कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेट। अब दूसरा सिस्टम जो हमने क्यों नहीं लिया उसका इसमें रीज़न लिखा है, तो इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये लिमिटेशन ऐसा क्यों है।
इस पे बाद में डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि देश बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह तरह की जाति और जनजातियाँ हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया है, कुछ सीटें हमने रिजर्व रखी है, कुछ आरक्षित सीटें रखी है। यानी ये जो 543 सीट जो थी, ये जो 543 सीट जो थी, इस 543 सीट में हमने क्या रखा है, कुछ चीज़ों को कुछ सीटों को हमने क्या रखा है, कुछ भागों को हमने क्या रखा है, आरक्षित रखा है, कुछ जगहों को कि यहाँ पे कुछ खास समूह के लोग में से ही कुछ जो है वो चुने जाएंगे। जैसे अब इस पे आगे चलते हैं, तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सो इंडिया में दो दो क्लास है, एक है एससी और एक है एससी और क्या कहेंगे एसटी। एससी हो गए हमारे अनुसूचित जाति, एसटी हो गए अनुसूचित जनजाति। इनके लिए क्या है, अगर कोई भी एक भाग में, कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र में अगर एसटी की पॉपुलेशन, इसकी अगर जनसंख्या जो है वो 50% से अगर ज़्यादा है ना, तो फिर हम क्या कर देंगे, इस पूरे क्षेत्र को हम एसटी के लिए रिज़र्व घोषित कर देंगे। अब रिज़र्व का मतलब क्या हुआ कि सपोज़ यहाँ पे, अब मान लेते हैं यहाँ पे 100 बंदे थे, इस 100 में से 53 जो थे वो एसटी थे, ठीक है, 17 जो थे वो ओबीसी थे, ठीक है, ओबीसी, 17 जो हो गए वो ओबीसी हो गए। अब जो कितने बच गए, टोटल बंदे मान लो 100 हैं, तो ये हो गए 60 और 10 70, अब मान लो 30 जो है वो जनरल है, या एक काम करते हैं इसको 25 जनरल कर देते हैं। तो यहाँ पे 53 ये हो गए, है ना, 17 हमारे ये हो गए और 25 हमारे ये हो गए और 5 मान लेते हैं हम, क्या हो जाएंगे 5, 5 जो है वो एससी हो जाएगा। तो ये जो है इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, एससी है, तो हम इस सीट को एसटी घोषित कर देंगे कि ये एसटी के लिए रिजर्व है ये सीट, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए सीट रिजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ए बी सी था, ए बी और सी था, ये ए बी सी में ये जो तीनों जो बंदे हैं, ये तीनों बंदे कोई एसटी वाले ही खड़े हो सकते हैं, एसटी समुदाय वाले लोग ही, ये ए बी और सी जो है वो सिर्फ एसटी समुदाय वाले ही हो सकते हैं, कोई और कैटेगरी का पर्सन इसमें, किसी और समुदाय का पर्सन इसमें खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो वोटिंग देंगे, वोटिंग ये सारे लोग, वोटिंग में कोई वो नहीं है कि सिर्फ एसटी वाले ही वोट देंगे या ओबीसी वाले वोट देंगे या जनरल वाले वोट देंगे, ऐसा नहीं है, जितने लोग हैं ये सारे के सारे वोटिंग देंगे। लेकिन उम्मीदवार यानी जो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, जो उम्मीदवार होगा वो कहाँ से होगा, सिर्फ एसटी समुदाय से ही होगा। तो ये रहा, तो ये था एसटी का आरक्षण। अब आते हैं एससी में आरक्षण। तो एससी में आरक्षित सीटें कैसे होती है कि सपोज़ मान लेते हैं ये एक जगह है, इस जगह ये पूरा का पूरा राज्य है, ये क्या है, एक राज्य है पूरा का पूरा, इस राज्य में मान लेते हैं 20% जो है वो एससी पाए जाते हैं, 20% एससी की जनसंख्या है, ठीक है। तो जब 20% एससी की जनसंख्या है तो इसमें हम कोई ऐसा नहीं कि कोई सीट जहाँ पे जनसंख्या गिनेंगे, ऐसा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सपोज मान लेते हैं इस राज्य की टोटल सीटें कितनी हैं, इस राज्य की टोटल सीटें यहाँ पे मान लेते हैं कितनी है कि 100 है। तो इस 100 में से अब 20 सीटें जो हैं, 20 सीटें जो हैं, ये 20 सीटें किसको दे दी जाएंगी, एससी के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। आरक्षित करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ एससी समुदाय से लोग ही उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है। ये हो गया एससी के लिए रिजर्वेशन सीट। अब ये जो 20 सीट जो चुना गया है, ये किसके आधार पे चुना गया, एससी की जनसंख्या के आधार पे चुना गया।
अब जो सीटें जो चुनी जाएंगी, जो जगह चुने जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे सिर्फ एससी वाले समुदाय ही ABC बन सकते हैं, के तौर पे खड़े हो सकते हैं, तो वो जो होगा डिसाइड करेगा कि किसमें कितनी पॉपुलेशन है। सभी प्रांतों के पॉपुलेशन को क्या कर दिया जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाएगा। जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें से टॉप 20 में ये क्राइटेरिया दे दिया जाएगा कि इस 20 जगहों से सिर्फ एससी समुदाय के लोग ही इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। समझ आ गया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं। सो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब सवाल ये होता है कि कौन करता है ये काम। तो एक डीलिमिटेशन कमीशन होता है जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। ये काम इसका है कि कि कौन से स्टेट को कितने भागों में, कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना है, ये सब काम उसका है। एससी के रिजर्व सीट और एसटी के रिजर्व सीट कहाँ कितने होंगे, ये सारा काम इसी का है, परिसीमन आयोग का है। ठीक है। बाउंड्रीज डिसाइड करना देश भर में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कहाँ से कितने पे क्या क्या होगा, सब इसी का है। ठीक है। ये मैंने आपको सारा कोटा समझा दिया है, जो कोटा होता है, और ये डेटा है। आज के अभी के टाइम पर टोटल एससी की सीट भारत में कितनी है, 84 है, एसटी की 47 है, और ये 2030 तक अभी फ़िलहाल यही स्थिति रहेगी। आगे आते हैं महिला आरक्षण। अब क्या है कि कुछ सीटों को महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। 1/3 सीटों को लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, लोकसभा में चुने जाने के लिए और स्टेट असेंबली में चुने जाने के लिए 1/3 सीटों को, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 99 को, अगर मान लेते हैं कि 99 सीट है, तो 99 का 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 33। तो 33 सीट जो है वो किसके लिए हो जाएगा, वुमेन के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो किया गया है किसके लिए किया गया है, ताकि अगेन बात यहाँ पे वही होगी, यहाँ से उम्मीदवार जो है, यानी कि जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो कौन खड़े होंगे, सिर्फ वुमेन खड़ी होगी। वोटिंग जो है, यानी वोटिंग जो है वो कोई भी दे सकता है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो क्या देंगे, जितने लोग हैं सारे देंगे। अब आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। सो इलेक्शन शुड रिफ्लेक्ट वोटर विल, नॉट मनी मैनिपुलेशन और पावर। सो इसका क्या कहना है। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। वो कब होगा, वो तब होगा जब जो मतदाता है, जब वो वोट डालने जाए तो वो धन की लालच में ना जाए, ठीक है, या किसी के दबाव में ना जाए, वो अपने स्वतंत्र इच्छा से अपने मत का प्रयोग करे। कि आपको कोई पैसा दे दिया और आप उसके लिए वोटिंग देने जा रहे हो, या कोई गिफ्ट कर दिया, या कोई फ्री में कुछ दे दिया तो उसके लिए वोटिंग देने जा रहे हो, नहीं। आपको जो लग रहा है कि वो आपके क्षेत्र में विकास करेगा, जो सही बंदा है, उसके लिए वोटिंग होनी चाहिए। ये होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब है, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है। अभी आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है। अब है कि कौन कौन वोटिंग डाल सकता है। तो कोई भी नागरिक देश का जो कि 18 साल से ऊपर है वो वोटिंग डाल सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके तहत कोई भी 18 साल से ऊपर का नागरिक, लोग नहीं, नागरिक, जो सिर्फ देश के नागरिक हैं वही वोटिंग डाल सकते हैं। ये जो एज था वो पहले 21 था, 1989 में, 1989 में इसको बदल के फिर 18 कर दिया गया, 61 में संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए संविधान में, और उसके तहत इसकी उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब क्या है कि क्या वोट देने का भी क्या कोई क्राइटेरिया है नागरिकों में, तो नहीं। किसी को किसी भी चीज़ों के लिए वोट डालने से नहीं रोका जाता, चाहे वो कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा कम हो, नहीं हो, किसी भी जाति धर्म या किसी भी समुदाय, किसी भी धन में कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, इस पर कोई निर्भर नहीं करता है, कोई भी वोटिंग डाल सकता है। आप देखते भी होंगे कई बार टीवी में कि चुनाव डालने अमिताभ बच्चन भी जाता है तो एक गरीब इंसान भी खड़े होकर चुनाव डाल रहा होता है। कोई और हर जाति के लोग भी लाइन में खड़े होकर क्या करते हैं, अपने वोट डाल रहे होते हैं। अब है लड़ने का अधिकार किसको है। तो कोई भी नागरिक लड़ सकता है, किसी भी क्षेत्र से उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनकम, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ धनी व्यक्ति ही लड़ सकता है या वेल क्वालिफाइड पर्सन ही लड़ सकता है, कोई खास जाति या जेंडर का लड़ सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे जाति की तो हम अभी फिर से आपको याद दिलाएंगे कि कुछ कुछ सीट जहाँ पे जो चीज़ें रिजर्व कर दी गई है एसटी के लिए, एससी के लिए, वुमेन के लिए, वहाँ पे सिर्फ वही लोग उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, अभी के सिनेरियो में क्या है, अगर कोई कोई ऐसा उम्मीदवार जिसको कि 2 साल से ऊपर की सज़ा मिल चुकी है किसी न किसी जुर्म में, उसको वो अपराधी था, अपराधी को जो है वो दोषी भी ठहरा दिया गया है, उसको 2 वर्ष से ऊपर की सज़ा मिल गई है, तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए उसको भी मना कर दिया जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन, तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है, ये अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग हमारे गठित किया जाता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। ये किस किस का चुनाव कराता है, तो पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेटर का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सबका ये चुनाव कराता है, याद रखिएगा। किसका चुनाव नहीं कराता है, तो ध्यान दीजिए, पंचायत का ये चुनाव नहीं कराता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ का ये चुनाव नहीं कराता है। किस किस का कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा जो होते हैं राज्य में उसका, संसद में जो होते हैं उसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये चुनाव कराता है। क्या क्या होते हैं इसके अंदर, कितने लोग होते हैं, तो एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं इसको हिंदी में, और 2 और इलेक्शन कमीशन होते हैं, यानी कि 2 और निर्वाचन आयुक्त साथ में होते हैं, यानी टोटल पर्सन कितने हो गए इसमें, 3 हो गए, है ना। टोटल कितने पर्सन हो गए इसमें, 3 हो गए, 1+2, टोटल 3 हो गए। अब आगे चलते हैं, कौन इसको अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अपॉइंटमेंट या तो 6 साल तक इसका टर्म रहता है, 6 साल तक वो रह सकता है, या तो अगर 65 साल हो जाएगा किसी की उम्र तो भी उसको हटना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और 6 साल हो जाएंगे तो भी उसको अपना पद जो है वो इलेक्शन कमीशन का छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिमूव कैसे किया जाता है, विशेष बहुमत से ये रिमूव किया जा सकता है। आने वाले चैप्टर्स में जहाँ पे विशेष बहुमत क्या होता है, नहीं होता है, कैसे रिमूव किया जाता है, ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब है कि इलेक्शन कमीशन है कि चुनाव आयोग के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या पावर है, तो मतदाता सूची तैयार करता है, चुनावों की अधिसूचना और समय सारणी तैयार करता है, चुनाव कब होंगे नहीं होंगे, जो डेट कब से कब तक चुनाव होंगे, कौन से प्रांत में कितने, कौन कौन से प्रांत में किस किस दिनों पे चुनाव होंगे, वो सब यही डिसाइड करता है। आप लोग जो कार्ड अपना इलेक्शन का वोटर आईडी कार्ड बनाते हो, वोटर आईडी कार्ड यही बनाता है। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह ये बनाता है, सरकार का उसमें कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल ही सरकार से अलग एक पूरी की पूरी एक एजेंसी है जो कि काम करती है, एक आयोग है जो कि सरकार के अधीन होकर नहीं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से काम करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है, आदर्श आचार संहिता को लागू करता है। आदर्श आचार संहिता क्या है, आदर्श क्या करता है, नैतिक प्रचार और मतदान सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है। आदर्श आचार संहिता, इसकी ये डेफिनेशन है कि ये क्या है, नैतिक प्रचार और मतदान सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कैंपेन करोगे तो आप पैसे नहीं दोगे, आप किसी वोटर को पैसे दे के नहीं कहोगे कि तुम मुझे वोट दो, तो उसको पैसे देने के लिए जो रोका जाएगा वो किस उसके तहत रोका जाएगा, वो सब इसमें लिखा रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, वोटिंग से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो है वो आपका कैंपेन जो है वो बंद हो जाएगा। ये किसके अंदर लिखा रहेगा, ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखा रहता है। अब है कि चुनाव और क्या क्या कर सकता है, किसी भी चुनाव को ये रद्द कर सकता है। ठीक है, दोबारा से चुनाव करवाना भी इसी की जिम्मेदारी है। किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देना कि हाँ वो चुनाव में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता है, उसका चुनाव चिन्ह उसको देना, अगर वो चुनाव चिन्ह कोई लेकर आता है तो उसको वो आवंटित करना कि हाँ ठीक है, तुमने ये जो चुनाव चिन्ह बनाया है हम ये तुम्हें मंजूर करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ये कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। सरकारी कर्मचारी, जब भी चुनाव होता है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं फिर वो सरकार के अधीन नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकार रहते हैं, जो भी वो सरकारी कर्मचारी जो उस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, अपना ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिर एक होता है नोटा। नोटा एक तरह का ऑप्शन है। अब नोटा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नोटा है कि सपोज ए, बी और सी लोग खड़े हुए थे, 4 बंदे आए, 4 ने ए को वोट दिया, बी ने 3 को वोट, बी को 3 लोगों ने वोट दिया, मान लो सी को 10 ने वोट दिया। अब कुछ ऐसे लोग आए जो कहेंगे भाई मुझे इन तीनों में से कोई भी नहीं पसंद है, तो वो क्या दबाएंगे, वो दबाएंगे नोटा, नन ऑफ द अबव। क्या है, नन
ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से इनमें से कोई भी नहीं चाहिए उनको, वो संतुष्ट नहीं है इन तीनों में से। तो ऐसे लोग क्या दबाएंगे? नोटा दबाएंगे। उनका ये कहना है कि भाई जो भी उम्मीदवार इस जगह से खड़ा हुआ है, हम इस उम्मीदवार में से किसी को भी चुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, 2013 से ये चीज़ें की शुरुआत हुई थी, इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का एक ऑप्शन दिया जाता है। तो आप नोटा का बटन दबाओगे, आजकल बटन से होता है, तो आप बटन दबाओगे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म अब है कि कौन कौन से ऐसे चुनाव सुधार या सुझाव होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी क्या होना चाहिए कि इलेक्शन का जो खर्च है उस पर थोड़ी सी क्या है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए। अब होता ये है कि जो ज़्यादा पैसे वाला पार्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? प्रमोशन करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन लगाएगा, लोगों तक पहुँचेगा। तो उसकी पहुंच ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वो पार्टियां जिनके पास थोड़ा कम बजट है, थोड़ा कम पैसा है। तो इस हिसाब से सारे के सारे जो है वो ज़्यादा ये खर्च जो है वो नियंत्रण होना चाहिए। डिस्क्वालीफाई क्रिमिनल कैंडिडेट, अपराधियों उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करें और क्या करें? जाति और धर्म आधारित प्रचार पर प्रतिबंध लगाएं। यानी कि कास्ट और रिलीजन के नाम पे जो वोट मांगे जाते हैं कि मैं इस जाति का हूँ तो इस वाले जाति वाले मुझे वोट दें, या मैं इस धर्म का हूँ तो मुझे इस धर्म वाले वोट दें, तो इस पर क्या करना है? रोक लगानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेसी, मतलब पारदर्शिता और लोकतंत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? कुछ कानूनी बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो हमने ऊपर बातें करी, तो कुछ ऐसे कानून भी बनाए जाने चाहिए जिससे कि इस तरह की बातें इलेक्शन के टाइम पर, चुनावी कैंपेन के टाइम पर ना करें। जो उम्मीदवार हैं ऐसी बातें करके लोगों को भ्रमित ना करें, है ना। लोगों में जागरूकता फैलाई जाए ताकि लोग जो हैं वो भागीदारी ले सकें। और क्या है? मीडिया से और समाज के और भी वरिष्ठ लोगों से, समाज के सभी संगठन से, उनके सभी ग्रुप से वो क्या करें? लोगों को जागरूक करें किसके बारे में? कि सभी लोग वोट डालें, अपने मत का प्रयोग करें। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, कैसा है? एक अच्छे से पावर को ट्रांसफ़र करता है। पावर को ट्रांसफर मतलब देखो, जब भी यहाँ पे चुनाव होता है तो जो जीतता है वो सत्ता में बैठ जाता है, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। और जो हारता है वो चुपचाप आके क्षमा मांगता है कि हाँ ठीक है, हम स्वीकार करते हैं इसको, हम अगली बार और मेहनत करेंगे और अगली बार लोगों का दिल जीतने का या वोट और लेने का कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? ये है सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांसफ़र पावर का। कि ये नहीं कि रिजल्ट आया तो जो हार गया वो रोने धोने लग गया, वो तमाशा करने लग गया, वो अराजकता फैलाने लग गया। तो ये सब होता है। हमारे यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियाँ होती है जो हार जाती है वो बहुत ही शांति से अपनी हार को स्वीकार करते हैं और फिर अगली बार वो दोबारा पुनः मेहनत करने के लिए और पुनः दोबारा से चुनावी प्रक्रिया में लग जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, क्योंकि हमने एससी और एसटी और वुमेन इन सब के लिए अलग अलग सीट्स हमने प्रोवाइड कर रखी है कि वो अपने उस हिसाब से वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या है? इंक्लूसिव है, सभी सामाजिक समूहों को इसमें शामिल करते हैं, समावेशी हमारा वो है। उसके बाद क्या है? वैधता और विश्वास प्राप्त किया है। क्यों किया है? क्योंकि इतने सालों से बहुत ही सही तरीके से बिना कोई बहुत ज़्यादा अराजकता हुए इस प्रक्रिया को चलाया जा रहा है देश में। और लोग, विपक्ष पार्टी हो चाहे पक्ष पार्टी हो, सभी पार्टियां इसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। वोटर पार्टिसिपेशन, इसमें क्या है? सभी लोग आजकल क्या करते हैं? वोटर को पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वोटिंग करें, इसके लिए क्या है? लोग बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा ही होगा, जब भी चुनाव का कोई दिन होता है, जिस दिन चुनाव होना होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, तो सरकारी छुट्टी का ऐलान भी किया जाता है। इवन प्राइवेट में भी क्या होता है? 2 घंटे का, प्राइवेट कंपनी भी, जो निजी कंपनियां वो भी 2-3 घंटे का उस दिन क्या देती है? लेवरेज देती है, क्योंकि आपको जो क्या करना है वो वोटिंग डाल के आना है। तो ये भी होता है। फिर आगे चलते हैं। तो हम ये फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जो अभी भी कुछ कुछ चैलेंजेस तो हैं, कुछ कुछ चुनौतियाँ तो हैं। जैसे अभी भी क्रिमिनल लोग भी चले जाते हैं, अभी भी जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, अभी भी कई जगह पैसा का बहुत ज़्यादा उपयोग करके वोटरों को, मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारा जो क्या है, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है फिर भी भारत में, वो फिर भी बहुत क्या है, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी है। बहुत ही तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आज भी इतने सालों से, जब से आज़ादी मिली है तब से चली जा रही है। और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है बहुत ही पीसफुल मैनर में वो हो रहा है।
आपके जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, कृपया आप उसे कमेंट्स में लिखें और फिर हम एक-एक करके एक डाउट क्लास रखेंगे और उन सारे डाउट्स को उसमें दूर किया जाएगा। और आप सक्सेस टेक पे और भी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज़ सारी चीज़ें ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आप यहाँ से सीख सकते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, यहाँ ऊपर जाना है आपको, इंग्लिश इसमें सर्च करना है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा, इसको आप क्लिक करोगे, ये रहा, ये इंग्लिश ग्रामर आ गया। इसे आप क्लिक करोगे, फिर आपका इंग्लिश ग्रामर ये खुल जाएगा और आप जो भी यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेगा वो अलग से एक खरीदेगा, उसको अलग से एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसको डेली क्वेश्चंस जो हैं वो क्यों गलत हुए, नहीं किए, उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी प्रॉपर। ठीक है, तो आप यहाँ से नीचे जाके बाय नाउ का बटन प्रेस करके आप खरीद सकते हो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। वेल, बाकी चीज़ों के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास के लिए, और एक डाउट क्लास में रखेंगे, तो आप ज़रूर अपना सारा का सारा डाउट्स जो है वो कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।